हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। आज हम करेंगे डे 39। इससे पहले हम 38 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम प्रैक्टिस अभी जो है टेस्ट कराए थे संडे को, उसमें 12 साथियों ने 100% मार्क्स प्राप्त किया है और इसके साथ साथ बहुत सारे साथियों ने 96%, बहुत सारे साथियों ने 93% मार्क्स प्राप्त किया। निश्चित तौर पर यह हमारे लिए बहुत बहुत खुशी का विषय है कि आप जो है जीएस के लिए इतना अच्छा मेहनत कर रहे हैं और भी जो साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो भी इस टॉप लिस्ट में अपने आप को लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये चूँकि आप जानते हैं ये पर डे शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर वीडियो प्राप्त होता है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को संकलित करते हैं। और इस जो प्रैक्टिस सेट को हमने तैयार किया है जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 के एग्जाम के पैटर्न पर, और इसमें हमने सारे सब्जेक्ट को शामिल किया, सिर्फ मैथ को छोड़ करके। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस टेस्ट में भाग लें और जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं बोलता हूं, सब कुछ लिखा हुआ आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए, जिससे आपको लिखना ना पड़े, तो आप ये इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस मैंने रखा है, उस फीस को देकर के आप ग्रुप में जुड़ जाएं। ये फीस आपको मात्र एक बार देनी है और एग्जाम तक आपको जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, जहां पर 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन जो है टॉपिक वाइज करा जाता है। संडे को टेस्ट होता है और संडे के टेस्ट में जो है इस समय जो है हमारे प्यारे छात्र भाई बहन धमाल मचा रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? पहला विकल्प है श्रीनगर से पुणे, दूसरा है कटरा से बांद्रा टर्मिनल, और तीसरा है जम्मू से दिल्ली, और चौथा है उधमपुर से अहमदाबाद। तो ये देखिए भैया, ये यहाँ पर ये है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है कटरा से बांद्रा टर्मिनल। ठीक है, 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर के कटरा स्टेशन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक चलाई गई। ठीक है, उत्तर रेलवे द्वारा कटरा से बांद्रा टर्मिनल तक 24 टन चेरी के परिवहन के लिए यह पहल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा मित्र, ये भैया बिल्कुल पुष्पा वाला हाल है, झुकेगा नहीं। ठीक है, बल्कि टूट जाएगा। तो ये है लोकसभा की, राज्यसभा की, राज्य विधानसभाएं, राज्य विधान परिषद। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन है? सही विकल्प भैया डी, राज्य विधान परिषद, यानी पुष्पा। ठीक है, तो यहाँ पर है राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। आप समाप्त कर दीजिए पर भंग नहीं किया जा सकता। और हाँ, राज्यसभा जो है इसको ना जो है इसको आप ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है राज्य विधान परिषदें जो है ये इसको आप भंग तो नहीं कर सकते लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा को ना तो आप भंग कर सकते हैं ना तो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है राज्य विधान परिषदें। कंफ्यूज मत होइएगा। लोकसभा है भैया, समाप्त नहीं किया जा सकता है बट इसको भंग किया जा सकता है, और राज्य विधानसभाएं भी भंग की जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये है 57वां संविधान संशोधन 1987, 58वां संविधान संशोधन 1987, 59वां संविधान संशोधन 1988, 60वां संविधान संशोधन 1988। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। क्या सही विकल्प है? सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, 58वां यानी 58th संविधान संशोधन 1987। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 394 क्या 394 का जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ये है भैया आपका कूट। ठीक है, और ये है आपका पद है और ये अर्थ है। तो इनका आपका सही मिलान करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका सी, 3 2 1 4, 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4। तो यहाँ पर भैया जो पद है यानी कुंडी पद को का अर्थ क्या होता था? हुंडी। दीवान पद का अर्थ क्या होता था? खजांची। ठीक है, आमिल जो पद होता था उसका मतलब राजस्व अधिकारी। ठीक है,
आज़ाद दस्ता, जिसको गुरिल्ला बैंड कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये इसके अर्थ होते थे। इन शब्दों का प्राचीन में मतलब यूज किया जाता था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? तो ये देखिए, ख्वाजा अब्दुस्मद, और दूसरा है सैयद अली तरबीजी, तीसरा है बशावन, चौथा है मंसूर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या है आपको बताना है मित्र। अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो संडे का टेस्ट होता है उससे आपका मनोबल बहुत बढ़ता है और आप जो है निश्चित तौर पर आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ऐसे में तो आप वीडियो देखेंगे, हो सकता है आप लिखेंगे तो आपका समय भी बहुत जाएगा, तो आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे, पीडीएफ से रिवीजन करे रहेंगे और उसके बाद संडे के टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पर अच्छा स्कोर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको उत्सुकता बनी रहेगी, जिससे आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है मित्र, यहाँ पर देखिए क्या सही विकल्प है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया डी, यानी मंसूर। ठीक है, तो चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था। वह स्वयं चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। ठीक है, उसने उनके दरबार में जो है अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग एवं बिशन दास जैसे सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। अबुल हसन को नादिर उल जमा, इनको किसको, अबुल हसन को क्या बोलते थे, नादिर उल जमा। कभी देखो ध्यान समझिएगा भैया, कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अबुल हसन को किस नाम से जाना जाता था, यानी क्या उपाधि दी गई थी, तो नादिर उल जमा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इन मैटर को अपने पास जरूर संग्रहित रखें। और उस्ताद मंसूर, ये जो है इनको क्या उपाधि दी गई थी, नादिर उल अम्न, क्या जो उपाधि दी गई थी, नादिर उल अम्न। ठीक है, मंसूर साहब जो है दुर्लभ पंछियों, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों का कुशल चित्रकार था। साइबेरिया का बिरला सारस इन्हीं ने बनाया था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बन सकता भैया कि साइबेरिया का बिरला सारस किसकी रचना है या किसने बनाया था, तो मंसूर साहब ने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, मंदसौर प्रशस्त किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, रामगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट। तो सही विकल्प है इसका डी, यानी कुमारगुप्त फर्स्ट। मंदसौर अभिलेख से गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। ठीक है, मंदसौर प्रशस्त की रचना किसने किया था, कवि वत्स भट्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मंदसौर प्रशस्त की रचना किसने किया था, तो कवि वत्स भट्ट। ठीक है, इसलिए हम जो है आपके क्वेश्चन के इतर कई फैक्ट को बताते हैं। ठीक है, जिससे कि आप एग्जाम में गलती बिल्कुल भी ना करें। इसमें सूर्य पूजा का वर्णन और रेशम का कार्य करने वाले लोगों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाए थे। ध्यान दें मित्र, इस बार टेस्ट में जो है हम जो है आपके डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो जिससे कि आप ये परखने का मैं प्रयास करूंगा कि अंदर के मैटर को आप तैयार कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को लेकर के तैयार रहें। यहाँ पर है, रंगमहल संस्कृति संबंधित है किससे, गुप्त युग से, कुषाण युग से, मौर्य युग से और शक युग से। तो सही विकल्प इसका क्या है, सही विकल्प है भैया बी, यानी कुषाण युग से। ठीक है, रंगमहल संस्कृति कुषाण युग से संबंधित है। रंगमहल भीलवाड़ा जिला राजस्थान का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के उत्खनन से कुषाण युगीन जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कुषाण युग के बारे में। ठीक है, और यहाँ के उत्खनन में जो है मृत भांडों पर गहरे लाल, गुलाबी आदि रंगों की पॉलिश पाई गई है। ठीक है, कुषाण शासकों के सिक्के व मिट्टी की मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से, रंगमहल संस्कृति से। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यहाँ पर है अनुच्छेद 349, 350, 350 का 351। ठीक है, क्या सही विकल्प होगा आपको बताना है। सही विकल्प भैया सी, यानी अनुच्छेद 350 का। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।
राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। कौन? राष्ट्रपति। तो वो निर्देशित भी कर सकता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। बात हो रही है यहाँ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश को मत सुनिएगा भैया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 126 के तहत जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या अनुपस्थित है, तब जो है उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। आगे बढ़ते लेते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला विकल्प है आर्थर वेलेस्ली, मैनसन, स्लीमन और डायर। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया डायन। ठीक है, ये डायर नहीं डायन। ठीक है, डायन समझिएगा इसको, चूंकि इतना नृशंस हत्या कोई मनुष्य भला कैसे करवा सकता है। ठीक है, इसने जो है भीड़ को, जो कि पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1990 को, मतलब 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक शांतिपूर्ण रूप से सभा एकत्रित किए थे। ठीक है, और इसने जो है बिना किसी पूर्व सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, और उसका ये प्रतिफल होता है कि तमाम लोग भगदड़ के मारे, या फिर बहुत सारे लोग गोलियों के से मारे गए। चारों तरफ से निकलने की जगह नहीं थी। एक बहुत ही भयावह घटना थी जो कि भारतीय इतिहास का काला दिन माना जाता है उस दिन को। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। किसको? कोतवाल को, दरोगा को, अमला को, जमींदार को। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना सही विकल्प क्या है? बी, यानी दरोगा को। किसको? दरोगा को। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधारों के तहत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा व पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की थी। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर अंग्रेज मजिस्ट्रेटों को जिले की पुलिस का भार सौंपा गया था। मुगल काल में कोतवाल नगर पुलिस का प्रधान होता था। ठीक है, और जमींदार भूस्वामी माने जाते थे। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो ये ध्यान से समझिएगा मित्र, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प तो है यहाँ पर उत्तराखंड। ठीक है, चूंकि अभी हाल ही में जब जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू किया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं यूसीसी लागू किया गया, तो ये पहला राज्य लागू करने वाला कौन था? उत्तराखंड था। दूसरा गुजरात बना। लेकिन हमने पढ़ा है कि गोवा जो है एक ऐसा राज्य था जहां पर बहुत पहले से यह जो है सामान्य नागरिक संहिता लागू थी। तो विकल्प में जो है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड सही है, और अभी जो नया कानून बना है उसके अकॉर्डिंग जो है उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में जो है नागरिक संहिता नियमावली लागू करने का, तो 27 जनवरी 2025 को सामान्य नागरिक संहिता यहाँ पर उत्तराखंड में लागू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? बात हो रही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो नीचे लिखा गया है और उसका कोई भी हिस्सा जो है NCR में शामिल नहीं है। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं कि दिल्ली तो दिल्ली ही है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये दोनों राज्यों के जो है जिले शामिल हैं NCR में। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई भी जिला जो है NCR में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश या देखिए NCR में जो शामिल है उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक है, और हरियाणा के लगभग 14 जिले शामिल हैं। राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। ठीक है, लेकिन नई दिल्ली राजधानी क्षेत्र सहित है ये है, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई भी राज्य जिला वहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर है जबलपुर जो है ये शहर है, ये नदी के तट पर अवस्थित है। तो जबलपुर, नर्मदा, हैदराबाद, कृष्णा,
कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो आपको बताना कौन सा ऐसा जो है शहर है जो जो यहाँ पर सही नदी के किनारे पर नहीं दर्शाया गया है। तो आपको बताना है, सही विकल्प है भैया बी, यानी जो हैदराबाद है वो कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, बल्कि कहाँ है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी, मूसी, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया बी, यानी मिलुटिन मिलिनकोविच, ठीक है। मिलुटिन मिलनकोविच नामक भूगोलवेत्ता ने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है। तो ये देखिए, इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। तो सही विकल्प आपको है बताना। सही विकल्प भैया क्या है, ए, इडेफिक। क्या है, इडेफिक, जो कि मृदा से संबंधित है। बाकी अगर बात करें हम क्लाइमेटिक, तो ये जलवायु से यानी मौसम या जलवायु से संबंधित है। बात करें हम बायोटिक, तो ये जैविक घटक में पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीव जंतु इसमें सम्मिलित होते हैं। और अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, तो यह है भैया गृह विज्ञान की शाखा है, जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है, ट्रोपोग्राफी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये स्रोत है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा मित्र, ये है सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, थर्मल पावर स्टेट, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं, यानी ग्रीन हाउस गैसों से सही सुमेलित नहीं है। तो सही विकल्प है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ये ऑटोमोबाइल से नहीं बल्कि किससे, ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं लेड निकलता है, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है नहीं निकलती है, ठीक है। ये यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है जलमग्न धान के खेत से, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठों से निकलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिना भोजन एवं पानी के 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। तो कौन है भैया, ऊंट, उष्ट, हाथी, सिंह और गैंडा। तो सही विकल्प क्या है इसका, सही विकल्प भाई यही उष्ट है। कौन, ऊंट, यानी ऊंट साहब जो ऐसे हैं जो जिन्हें जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, राजा कहा जाता है रेगिस्तान का, जो बिना भोजन के 6 सप्ताह यानी 42 दिन, बहुत दिन होता है भैया। बाकी ये तीनों एक दिन नहीं रह सकते भूखे, ठीक है। यानी ये 42 दिन तक बिना पानी, बिना जो है खाना के रह सकता है। उसके कारण क्या है कि ऊंट की पीठ पर जो कुबड़ होती है, जिसमें वसा इकट्ठा रख करके रखता है वह, और इसी ऊर्जा से वह महीनों तक अपना कार्य चला लेता है, ठीक है। बाकी और तो मर जाएंगे भैया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था। न्यूटन साहब, जेसी बोस साहब, आइंस्टीन साहब और प्लैंक। तो सही विकल्प है आइंस्टीन साहब, ठीक है। किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने। सापेक्ष गति यानी सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। और इनकी जो सापेक्षता के सिद्धांत की थ्योरी थी वो 2 भागों में थी, एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा था जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा, टोरिक लेंस द्वारा। सही विकल्प क्या है भैया, आपको बताना है। सही विकल्प है भैया बी, अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मायोपिया, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है भैया। बिल्कुल उल्टा होता है, निकट का दिख रहा तब वो निकट के दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प है डी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तेल में संग्रहित की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये धातुएं हवा या पानी से तीव्र प्रक्रिया करती हैं और खुली हवा में रखने पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है? तेल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र जिसे थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी में और सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, फेफड़े में। तो सही विकल्प है भैया सी, हाइपोथैलेमस में। कहाँ? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। यह शरीर के तापमान विनिमय प्रणाली के अन्य भागों जैसे रोमकूपों, पसीनों की ग्रंथियां, रक्त नालियों और त्वचा के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सल्फर युग्म एमिनो अम्ल है? कौन सल्फर युक्त एमिनो अम्ल? ठीक है, ये है भैया ट्रिप्टोफैन, दूसरा है प्रोलीन, तीसरा है मेथियोनीन, चौथा है एस्पार्टिक अम्ल। सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया सी, मेथियोनीन। ठीक है, मेथियोनीन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ठीक है, एस्पार्टिक अम्ल एक अनिवार्य अमीनो अम्ल है। कौन? एस्पार्टिक जो अम्ल है ये एक अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ठीक है, लेकिन मेथियोनीन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन की तो ये शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है जो नवजात शिशुओं की वृद्धि में सहायक होता है। अगर हम बात करें प्रोलीन का तो प्रोलीन एक अमीनो अम्ल है जो प्रोलामाइन प्रोटीन यानी दालों में उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो भैया आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन एक फिल्टर कमांड नहीं है? देख लीजिएगा भैया, लाइक ना किए हो, शेयर सब्सक्राइब और हाइप ना किए हो तो सब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन एक फिल्टर कमांड नहीं है? शार्ट, ग्रेप, कैट, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है भैया? कैट। कैट माने बिल्ली, बिल्ली वाला कैट नहीं। शॉर्ट कमांड किसी फाइल को अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करने में मदद करता है और ग्रेप कमांड किसी विशेष पैटर्न पर आधारित फाइल को सर्च करता है। ठीक है, शॉर्ट और ग्रेप की बात हो गई, लेकिन शॉर्ट तथा ग्रेप दोनों फिल्टर कमांड हैं। ठीक है, ये कैट जो है फिल्टर कमांड नहीं है। कैट क्या है? कैट कमांड का उपयोग फाइल से डेटा पढ़ने एवं कंटेंट को आउटपुट देने में किया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प है। पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा खनन क्षेत्र, तीसरा परिवहन क्षेत्र, चौथा है निर्माण क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया डी, यानी निर्माण क्षेत्र। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड में किसी वर्ष में हुए उपयोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और आयतों पर किया गया व्यय का योग किया जाता है। ठीक है, व्यय विधि पर। ठीक है, अगर निर्माण क्षेत्र की बात करें यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी गणना 2 प्रकार की जाती है, नए निर्माण पर खर्च किए गए कुल धन से और दूसरा निर्माण में प्रयुक्त निवेश के कुल मूल्य से। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का नाम ये है मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो 4 विकल्प है, आपको बताना ये है बैंक, ये है भैया मुख्यालय। पहले समझिएगा बात को पूरा। ठीक है, इंडियन बैंक जो कि चेन्नई में इसका मुख्यालय है, ICICI बैंक जो कि मुंबई में है, कारपोरेशन बैंक जो कि अब जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हो चुका है, तो वो जो है बंगलोर में, और केनरा बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। तो आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है भैया ए, यानी सी वाला ऑप्शन, कारपोरेशन बैंक जो कि अब जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भाग हो गया है।
क्योंकि कारपोरेशन बैंक का मुख्यालय पहले मंगलौर था, लेकिन अब इसका जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया। इसका जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है वो मुंबई है, तो हम मुंबई मानेंगे, सिंपल सी बात है। अब बाकी तीनों का सही सुमेलित है, ठीक है। तो जैसे इंडियन बैंक का चेन्नई, आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई, कारपोरेशन या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई, ठीक है, और केनरा बैंक का बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर देखिए भैया, चार विकल्प: राजा चलैया समिति, वर्मा समिति, गोईपोरिया समिति, चक्रवर्ती समिति, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। क्या सही विकल्प है? सी, गोईपोरिया समिति, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मित्र, गोईपोरिया समिति जो है बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हेतु तो गठित किया गया था। किसका? गोईपोरिया समिति का। और राजा चलैया समिति का जो है कर सुधार से संबंधित है। ये इसका गठन कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म से के लिए किया गया था। और वर्मा समिति की हम बात करें तो यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव से संबंधित के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगर हम बात करें चक्रवर्ती समिति का, तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए इसका जो है गठन किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओपीईसी, ठीक है, जो है किस वर्ष हुई थी? 1955, 1960, 1965, 1970। तो इसमें आपको बताना सही विकल्प है भैया क्या? सही विकल्प है बी, 1960। कब? 1960 में, ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक कह सकते हैं कि स्थापना जो है 14 सितंबर 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इस संगठन में 13 सदस्य देश हैं। कितने? 13 सदस्य देश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? कौन? माही सुगंधा, ठीक है। तो ये है भैया धान की, गेहूं की, सूरजमुखी की, सरसों की। तो सही विकल्प है ए, यानी किसका? धान की माही सुगंधा। क्या है भैया? यह जो है धान की एक विशिष्ट प्रजाति है। धान की कुछ और प्रजातियां जैसे साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरयू, महसूरी, पूसा 33, बाला, लूना, श्री इत्यादि हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है भैया, अधोलिखित राज्यों में यानी नीचे लिखित राज्यों में किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई? तो सही विकल्प आपको बताना है। पहला है बिहार, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प है भैया ए, यानी बिहार। क्या है? बिहार। 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि बिहार राज्य में दर्ज की गई, ठीक है। 2001 में बिहार की साक्षरता दर 47% थी, जो कि 2011 में 61.8% तक पहुंच गई। अन्य राज्यों में अगर वृद्धि दर बात करें तो गुजरात में 8%, राजस्थान में 5.7%, उत्तर प्रदेश में 11.4%। इस तरीके से ये जो है वृद्धि दर रही साक्षरता की। इस तरीके से आप देखें, आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर अभी तक आपने वीडियोज को ना देखा हो तो उनको आप जरूर देखें, और पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लें। आप उससे रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पकारी साबित होगा, और इस संडे को होने वाले टेस्ट में आप जरूर प्रतिभाग करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।